लियो सिक्लूजन ट्रेनिंग में चला गया था और उसके बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी इस ट्रेनिंग को कितना लंबा टाइम लगेगा। यहाँ तक कि खुद लियो को भी नहीं पता था कि वो वहां पर कितना टाइम बिताने वाला है। और लियो की आइसोलेशन ट्रेनिंग शुरू करने के एक हफ्ते बाद ही डार्क क्लैन के प्रिंस या फिर एयर ने, जो कि वाइस लॉर्ड का कैंडिडेट वो भी है, उसने इस 4th टेस्ट को पास कर लिया था। अगर लियो को हटा दिया जाए तो ये फास्टेस्ट रिकॉर्ड था डेमोनिक एकेडमी में 4th टेस्ट को पास करने का। और लियो की ट्रेनिंग के शुरू होने के 10 दिन बाद मून गाय ने भी, जो कि डार्क ड्रैगन पाम क्लैन से है, उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। और उस दिन पहली बार उसके सारे के सारे टीममेट्स ने उसे खुशी से उछलते हुए देखा था कि वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद 4th क्लैन का जो प्रिंस था या फिर वाइस लॉर्ड कैंडिडेट था, उसने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था। हालांकि वो चाहता था कि वो लियो और बाकी सारे कैंडिडेट से पहले ही इस टेस्ट को क्लियर कर ले, लेकिन वो बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चाहता था कि वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्टर को हराए। और इन्हीं दोनों क्लैन के जो मेंबर्स थे, जो कि वाइस लॉर्ड के कैंडिडेट्स हैं, वो भी लियो के 2 महीने बाद आइसोलेशन ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अब मून गाय को भी लग रहा था कि उसे भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाना है, लेकिन वो पीछे रुक जाती क्योंकि उसे अपने वेसल्स को या फिर अपने टीम मेंबर्स को सिखाना भी था। और उसके बाद जो कैडेट नंबर 17 था, उसने और 6 स्वॉर्ड, जो कि लियो के 6 स्वॉर्ड थे, उन सब ने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। यहां तक कि बोंग ने भी टेस्ट को क्लियर कर लिया था। लेकिन कैडेट नंबर 17 उतना ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो मून गाय से पहले से क्लियर नहीं कर पाया था। और लियो के 4 महीने जाने के बाद ये सब भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में चले जाते हैं। उसके बाद स्प्रिंग क्लैन का जो कैंडिडेट होता है वो भी 4th टेस्ट क्लियर करता है और डायरेक्टली आइसोलेशन ट्रेनिंग में चला जाता है। उसके बाद जो हल्क था, रेड हेयर थी, वो भी, उन दोनों ने टेस्ट को क्लियर कर लिया था। लेकिन उसके बाद लियो का जो फ्रैक्शन था, वहां से 5 कैंडिडेट फेल हो गए थे। और उसके बाद सबका कॉन्फिडेंस एक ऑल टाइम लो पर था कि वो सोच रहे थे कि टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, 1 महीना और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 महीना और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद 5वें महीने में जो बचे हुए 6 स्वॉर्ड के कैंडिडेट थे, वो भी टेस्ट पास कर लेते, जिसमें से एक रेड रिबन होती है। और उससे अगले महीने में जोंग और 3 और लड़के मिड साइज या फिर लो साइज क्लैन से थे, वो भी टेस्ट को क्लियर कर लेते। और उसके बाद सबका मोराल हाई हो जाता है कि हम भी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। और 10वें महीने में और कुछ लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिए थे, लेकिन इस टाइम तक 15 लोग इस टेस्ट को फेल कर चुके थे। और एग्जैक्टली 1 साल होने के बाद लियो के जो 6 स्वॉर्ड थे, वो सब दोबारा से कंपटीशन रखते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि फर्स्ट स्वॉर्ड कौन बनेगा, सेकंड कौन बनेगा। और इसका रिजल्ट रहता है, मून गाय आती है 1st नंबर पर, कैडेट नंबर 17 आता है 2nd नंबर पर, हल्क आता है 3rd नंबर पर, फिर 4th, 5th, 6th। अब जब 6 स्वॉर्ड्स की रैंकिंग डिसाइड हो जाती है और लियो के ग्रुप में से 30% लोगों ने टेस्ट को क्लियर कर लिया था, उसके बाद ये सब के सब आइसोलेशन ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अब लियो को आइसोलेशन ट्रेनिंग में गए हुए 2 साल हो गए थे और इस टाइम तक मेजॉरिटी कैंडिडेट्स अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग करके बाहर आ चुके थे और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने 4th टेस्ट को ले भी लिया था। अब 120 कैडेट्स जो कि लियो के साइड थे, उनमें से 71 ने पास किया था और बाकी सारे एक्सपेल हो गए थे। और खुद लियो के जो वेसल्स थे, मतलब उसकी टीम में 34 बंदे थे, उनमें से 19 फेल हो गए थे क्योंकि लियो सबसे पहले वहां पर चला गया था और वो अपने ही जो क्लोजेस्ट टीम मेंबर्स थे उन्हें ट्रेन नहीं कर पाया था। और जो उसकी 6 स्वॉर्ड्स के मेंबर थे, वो ट्रेन करने के बाद आइसोलेशन में गए थे, इसीलिए वो सब पास हो गए थे। और बोंग, जिसने की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, वो 2 साल के बाद प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट प्रावस पर पहुंच जाता है। और इस 2 साल के अंदर 80% जिन्होंने 4th टेस्ट को पास किया था, वो आइसोलेशन ट्रेनिंग में जा चुके थे। और तो और जो 6 स्वॉर्ड्स का जो डुअल होता था, वो इस बार स्किप कर दिया गया था क्योंकि सब के सब आइसोलेशन ट्रेनिंग में थे। और इसी की वजह से वो सबसे क्वाइटेस्ट पीरियड था डेमोनिक एकेडमी में। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, कोई लड़ नहीं रहा था, कोई शोर नहीं था। अब दोबारा से मौसम ठीक होने लगा था और लियो को छोड़कर हर एक कैडेट जो कि आइसोलेशन ट्रेनिंग में गया था, वो लियो के सपोर्टर थे या फिर उसके ऑपोजिट में थे, वो सब लोग बाहर आ चुके थे। लेकिन उन सब में से जो भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में गए थे, उनमें से बस 40% ही मास्टर मार्शल प्रावस पर पहुंच पाए थे। और 2 साल और 4 महीने के बाद डार्क क्लैन का प्रिंस वो पहला मेंबर था जिसने 5th टेस्ट को, द सील्ड डिमोनिक चेंबर को क्लियर किया था। उसके बाद 2 साल और 10 महीने हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे और लोग इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कुछ लियो के कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ऑपोजिशन के होते हैं। मतलब टोटल 6 लोगों ने इस 5th टेस्ट को क्लियर कर लिया था।
था। इनके अलावा 7 और लोगों ने उसे चैलेंज किया था उस 5th टेस्ट को, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए थे। कुछ इंजर्ड बाहर आए थे, कुछ को स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आया गया था और उनमें से 3 लोग वहां पर मारे जा चुके थे। इसी के बाद सब लोग बहुत ज्यादा हेजिटेंट हो गए थे कि हम 5th टेस्ट को चैलेंज करें या ना करें। और तीसरा साल खत्म होता और दोबारा से 6 स्वॉर्ड्स का कंपटीशन होता है। अब आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, सबकी स्किल सेट इंप्रूव हो गई थी और इस बार लियो के जितने भी वेसल्स थे सब ने इस चीज में पार्टिसिपेट किया था और रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे। इसमें हल्क नंबर 1 पर आया था, मून गाय 2nd पर आई थी, कैरेट नंबर 17 3rd पर आया था, उसके बाद आई थी रेड रिबन, फिर वो ब्लू हेडबैंड और उसके बाद आई थी रेड हेड। और उसके बाद तीसरे साल के भी 2 महीने बीत गए थे। अब सब लोग थोड़े से बड़े हो गए थे। अब उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें हल्क दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि सब लोग यहाँ पर नहीं हैं और कैरेट 17 भी वहां पर होता है और एक लड़की भी होती है। वो कहती है कि मून गाय और बोंग न जाने कहां चले गए हैं और कैरेट नंबर 17 कहता है कि वो दोबारा से वहीं पर गए होंगे आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने। और रेड रिबन कहती है आई एम ग्लैड कि कम से कम वो एक साथ एक पेयर में तो जा रहे हैं। लेकिन हल्क कहता है कि मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे अनईजी लग रहा है कि आज कुछ तो होने वाला है। और कैरेट नंबर 17 कहता है कि तुम वैसे ही चिंता कर रहे हो, तुम्हें मून गाय की स्किल्स पता है वो कितने कमाल का है। और हल्क कहता है कि ऐसा अच्छा होता अगर जो तुम कह रहे हो सही होता, लेकिन अब एयर्स की जो फाइट है वाइस लॉर्ड कैंडिडेट बनने की वो बहुत ज्यादा वर्स होने वाली है और उस टाइम पर ये दोनों अकेले वहां पर जा रहे हैं तो मुझे सेफ नहीं लग रहा है। और तो और ब्लेड क्लैन के कैंडिडेट ने दोबारा से तुम्हें ऑफर दिया था उसके साथ जाने के लिए। और कैरेट नंबर 17 गुस्सा हो जाता और कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसकी टीम ज्वाइन करूंगा। और हल्क कहता है कि अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करता हूं कि वो किसी भी तरह की चीप ट्रिक प्ले कर सकते हैं जैसा उन्होंने हमारे साथ पहले किया था। पिछली बार तुम 3 लोग अकेले वहां पर फंस गए थे और अब वहां पर 2 लोग गए हैं। वहां पर दूसरा कैंडिडेट कहता है कि वो सही कह रहा है क्योंकि ये सारे वाइस लॉर्ड कैंडिडेट्स एक जैसे होते हैं, हमें कभी नहीं पता कि ये किस तरह की ट्रिक प्ले करेंगे। कैरेट नंबर 17 कहता है इसीलिए तो हम ग्रुप में घूम रहे हैं। और हल्क कहता है कि मेरे मन में आज एक बहुत ही बुरी फीलिंग है, कुछ तो गलत होने वाला है, हमें अभी वहां पर जाना चाहिए। ये मेरे मन का वहम हो सकता है लेकिन जाना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक एकेडमी की आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी के बाहर बोंग और मून गाय होती है, लेकिन बोंग चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, भी झुंड बनाकर यहाँ पर आए हो, वो भी हथियारों के साथ। और बोंग अपनी तलवार निकाल लेता और उसके साथ मून गाय वहीं पर खड़ी होती है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से साइड खड़े रहो। वो बोंग को कहता है क्योंकि वो यहाँ पर मून गाय के लिए आया है। और उसके बाद एक स्मग स्माइल के साथ कहता है मैं ये बस एक आखिरी बार कहूंगा, क्या तुम सच में मेरे ऑफर को कंसिडर नहीं करना चाहते हो, मुझे ज्वाइन कर लो। और मून गाय वहां पर मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार मना कर दिया है, मेरे पहले से एक लॉर्ड है और मैं हमेशा उन्हें ही सर्व करूंगा। और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड निकालता और कहता है कि मुझे पता ही था कि कभी कभी थोड़ी सी एजुकेशन देना जरूरी होता है एक अच्छे पॉन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और उसके बाद वो मून गाय को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मेरे वेसल मेरे टीम के एक मेंबर बनोगे। और तभी बोंग चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा बाहर आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम वाइस लॉर्ड कैंडिडेट हो लेकिन तब भी तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहे हो। हम पहले ही मास्टर लियो को अपना लॉर्ड मान चुके हैं और वो भी एक वाइस लॉर्ड कैंडिडेट हैं। और इसके बाद वो गुस्सा हो जाता और कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि इससे बाहर रही हो, तेरे बारे में ये नहीं है। और उसके बाद वो सब उस पर हमला कर देते हैं और बोंग थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन अचानक से एक हाथ दिखाई देता है जिसके आसपास इंटरनल एनर्जी या फिर की नजर आती है और वो तीनों आदमी जो हमला करने के लिए उस पर जा रहे थे वो हवा में ही रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और उसके बाद मून गाय बोंग दोनों एक तरफ देखते हैं और वहां पर उन्हें कुछ नजर आता है, लेकिन वो तीनों के तीनों सीधा नीचे जमीन में क्रैश करते हैं और उनका मुंह लगता है। अब जो वाइस लॉर्ड कैंडिडेट यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए आया था वो कहते हैं कि तुम सब इडियट हो क्या, एक काम नहीं कर सकते हो। और तभी वहां पर नंगे पैर कोई बाहर आता है, वहां से धुआं निकलता है, उसके लंबे बाल होते हैं जिसे देखकर बोंग और मून गाय बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाते हैं। लियो फाइनली बाहर आ चुका है, उसकी हाइट, उसकी बॉडी शेप, उसका ऑरा सब कुछ बदल चुका है। आने के पहले सेकंड के साथ ही वो 3 लोगों को ढेर कर देता है और उसके सामने वो नीचे जमीन पर कीड़े की तरह पड़े होते हैं और वो बस सोच रहे होते यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सुपीरियर की टेलीकिनेसिस था, किसी भी चीज को हवा में बस फ्लोट कर
करवा पाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी की और इंटरनल एनर्जी की मदद से, ये इम्पॉसिबल है। और तब उस दूसरे वाइस लॉर्ड कैंडिडेट को पता चलता है कि लियो मास्टर नहीं बल्कि वो ग्रैंड मास्टर मार्शल प्राउस तक पहुंच चुका है। वो अपने दांत टाइट करके दांत पीस रहा होता है, क्योंकि सिर्फ मास्टर प्राउस तक पहुंचने के लिए उसे 2 साल लग गए थे। और वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ग्रैंड मास्टर लेवल तक नहीं पहुंच सकता, ये किसी तरह की ट्रिक होगी। लेकिन फिर उसे थोड़ा सा डर लगता है और सोचता है कि अगर ये ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच भी गया तब भी मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अब अगर मैं पीछे हटा तो सब लोग हमेशा मुझे नीची नजरों से देखेंगे और मुझे नीचा दिखाएंगे। और उसके बाद अपने सबऑर्डिनेट्स को चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाओ उसे पकड़ो। इससे पहले कि उसके कैंडिडेट्स वहां पर भाग पाते, बोंग और मून गाय आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता, हम तुम्हें वहां पर जाने देंगे? तुम ग्रुप पर यहाँ पर अटैक कर रहे हो, वो भी कावर्ड्स की तरह। लेकिन तभी दूसरे वाइस लॉर्ड कैंडिडेट की टीम से एक लड़की आती है और कहती है कि तुम नीची क्लैन से हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे वैसे बात करने की? और बोंग सोच रहा होता है कि कम से कम हमें इन्हें तो रोकना होगा, हम माय लॉर्ड के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वरना हम किस बात के सबऑर्डिनेट्स हैं अगर हम इनको भी ना रोक पाएं। और बोंग अपनी जी जान लगा देता है। दूसरा आदमी लियो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वहां पर मून गाय आ जाती है और उसका ओपोनेंट सोचता है कि यार ये स्वॉर्ड क्लैन की टेक्निक कैसे यूज कर रही है। उसमें 3 लोग वहां पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जो 3 लोग पहले से ही वहां जमीन पर गिरे हुए थे, लियो उन्हें उठाता और उनकी तरफ फेंक देता है दोबारा से टेलीकिनेसिस की मदद से। वो 6 के 6 बंदे उड़ते हुए जाते और दीवार में क्रैश कर जाते हैं। सब लोग वहां पर बेहोश हो जाते। लोग ये देखकर हैरान थे कि ये सच में ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। और ये स्वॉर्ड क्लैन का जो वाइस कैंडिडेट होता है, अब उसकी आंखों में डर नजर आता। उसे पता था कि अब उनका यहाँ पर कोई चांस नहीं है, वो यहाँ पर नहीं जीत सकते। वो ऑलरेडी एक ऐसी लेवल पर पहुंच चुका है जिसे देखकर ही सबका मोराल डाउन हो गया, किसी के अंदर लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। सब लोग डर जाते हैं और लियो धीरे धीरे आगे आता है। और स्वॉर्ड क्लैन का जो वाइस कैंडिडेट होता है वो कहता है कि हमें सब कुछ यहीं पर रोकना होगा। यंग मास्टर लियो रुक जाइए, हमने हमारी हार मान ली है। लियो उसकी तरफ देखता है और बस घूरता रहता है। लेकिन उसके बाद भी वो स्वॉर्ड क्लैन का कैंडिडेट ये कहने की हिम्मत करता है कि तुम भी हम सबको नहीं हरा सकते। क्या तुम्हें हमें ऐसे कॉर्नर करना जरूरी है? अगर हम सब आखिरी सांस तक लड़ने की, इससे पहले कि वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, लियो बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, उसके पेट में एक हल्का सा मुक्का मारता है। वो उड़ते हुए जाता, दीवार तोड़कर दूसरी तरफ गिरता है। उसके जितने भी लॉयल कैंडिडेट्स वहां पर होते हैं वो सब हैरान रह जाते कि एक मुक्का, एक हल्का सा लाइट पंच एक वाइस लॉर्ड कैंडिडेट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लियो मुड़कर उनकी तरफ देखता और कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। और इस टाइम तक जो आदमी मून गाय के साथ लड़ रहा था वो सोचता है यार इतने छोटे छोटे हाथ होने के बाद भी इतनी पावरफुल पाम टेक्निक कैसे यूज कर पा रहा है। और मून गाय उसकी सारी की को फेड कर देता और उसे तबाह कर देता है। लेकिन तब भी वो मैना ब्लेड से उस पर अटैक करने के लिए आता और अचानक से बीच में लियो आ जाता और उसके मैना ब्लेड को पकड़ लेता है। और वो सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर बन गए हो? और इसके बाद वो उसका हाथ काट देता है और उसके बाद उसे जमीन में पटक कर उसे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी छाती पर पैर रखता वो कहता है कि प्लीज 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 नहीं। लेकिन लियो उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैंने पहले वार्न किया था। अब हल्क, कैट नंबर 17 सब लोग वहां पर भागते हुए आते हैं, बोंग और मून गाय को ढूंढते हुए कि कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन वहां पर आकर देखते हैं कि बोंग एक के ऊपर एक उनका ढेर बना रहा होता। वो पूछते कि क्या हुआ है। उसके बाद वो मून गाय की तरफ देखते हो किसी से बात कर रही थी और वो सोचते कि वो किससे बात कर रही है। और वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि वो लियो है। वो अपने एक घुटने पर बैठकर कहते हैं कि मैं फर्स्ट स्वॉर्ड आपको वेलकम करता हूं। अब हल्क फर्स्ट स्वॉर्ड बन गया था। उसके बाद उसके जितने भी बाकी कैंडिडेट थे सब लोग उसे प्रॉपरली ग्रीट करते, यहां तक कि कैडेट नंबर 17 भी उसे देखता और सोचता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके सामने कोई कंपीट नहीं कर सकता। और पहली बार कैडेट नंबर 17 भी उन्हें ढंग से ग्रीट करता है। रेड रिबन देखकर ये हैरान हो जाते कि तुम पहली बार प्रॉपरली अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। ये फनी इसलिए है क्योंकि तुम पहले मना करते थे कि ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक के बाद एक सब अपनी पोस्ट बताते कि वो कौन सी स्वॉर्ड बन गए, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है और लियो को वेलकम करते हैं। उसके बाद लियो भी उन्हें प्रॉपरली ग्रीट करता और कहता है कि मेरा वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हल्क पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि माय लॉर्ड ये तो स्वॉर्ड क्लैन का वाइस कैंडिडेट नहीं है जिसका आपने हाथ अलग कर दिया है। और फिर वो लियो से पूछता है कि माय लॉर्ड क्या आप सच में ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गए हैं? लियो वो स्माइल करता और कहता है कि हाँ।
और डिमोनिक एकेडमी की इन्फर्मरी में आधे घंटे बाद डॉक्टर बेक सोचते हैं कि उसके आने के 1 घंटे बाद ही यहाँ पर पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं। उसके बाहर आने की न्यूज हर जगह फैल चुकी है। अब 6 क्लैन में से जो 6 वाइस लॉर्ड के कैंडिडेट थे उसमें से 5 तो रास्ते से हट चुके हैं। अब वहां पर बस और बस एक ही कैंडिडेट बचा है और सब लोग अब फाइनली ये कंसिडर कर रहे हैं कि लियो भी एक पॉसिबल थ्रेट हो सकता है, वो भी आगे जाकर वाइस लॉर्ड बन सकता है। अब लोगों का कॉन्फिडेंस लियो में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब बस एक लियो बचा है और डार्क क्लैन का जो कैंडिडेट है, जो वाइस लॉर्ड कैंडिडेट है, वो बचा है। और उस कैंडिडेट ने कभी भी दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना काम किया, अपने आप को इंप्रूव किया है और आगे बढ़ता रहा है। उसने ना लियो से कभी पंगा लिया, ना ही किसी और कैंडिडेट से। उसके बाद हमें डिमोनिक एकेडमी के प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक इंस्ट्रक्टर उसे बता रहा होता है कि क्या हुआ। वो उससे पूछते क्या तुम अप्रोक्सीमेटली श्योर हो कि वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है? लेकिन वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं या फिर शायद नहीं कह रहा हूं, वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया है। जब वो अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग रूम से बाहर आया तो मैंने खुद उसे अपनी आंखों से टेलीकिनेसिस की को यूज करते हुए देखा था। और प्रिंसिपल भी सोच रहा होता है कि उसकी आइसोलेशन ट्रेनिंग नॉर्मल लोगों से बहुत लंबी गई थी, तो मैं भी सोच रहा था कि वो एक ट्रू मास्टर बनकर निकलेगा, लेकिन वो तो एक ग्रैंड मास्टर बन गया है। और डिमोनिक एकेडमी के पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई भी एक ऐसा सिंगल इंसान नहीं है जिसने 6th टेस्ट को पास किए बिना ग्रैंड मास्टर लेवल हासिल कर लिया हो। इसे सिंपली जीनियस लेवल टैलेंट भी नहीं कहा जा सकता, ये कुछ उससे भी ज्यादा है, उससे भी आगे है। और तभी डायरेक्टर हैरान हो जाती कि ये क्या, और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाते और कहते कि अच्छा तो ये सच था। वो इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि डायरेक्टर क्या आप ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और कोई कहता है कि डायरेक्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और डायरेक्टर कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और डायरेक्टर मन में सोच रहा होता कि अगर मुझे अभी ये रिपोर्ट ना मिली होती कि लियो ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया है तो मैंने उसे शायद कोई काउंसिल मेंबर या फिर एल्डर समझ लिया होता, जो कि 6 मेन क्लैन का लीडर है। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है जो कि पूरी एकेडमी को सराउंड कर रही है। और लियो उसके बाद अंदर आता है और डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम काफी इंप्रूव हो गए हो, ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। तो बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आई है? स्क्वाड लीडर लियो। और उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है सील्ड डीमन केव के पास, जहां पर 5th टेस्ट होता है। और वो कहते हैं कि 5th टेस्ट बस 2 घंटों का ही होता है, अभी तुम्हें बाहर आए भी 1-2 घंटे ही हुए और तुम सीधा 5th टेस्ट को लेने के लिए यहाँ पर आ गए हो। सीनियर इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि आखिरकार इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है। और लियो कहता है कि वेल मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट थे उन सभी ने इस टेस्ट को पास कर लिया, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी जल्दी से क्लियर कर लूं। और लियो की प्रेजेंस को फील करके जो सीनियर इंस्ट्रक्टर था उसके चेहरे पर भी पसीने आ जाते और वो सोच रहे थे कि इसकी ग्रोथ सच में रिमार्केबल है। मैंने भी पिछले 3 साल ट्रेन किया है, फाइनली मैं एक ट्रू मास्टर बन चुका हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसी टाइम में ये लड़का एक इनेप्ट एक्सपर्ट से ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाएगा। और अब अगर मुझे अपने आप को प्रूफ करना है तो मुझे इसे चैलेंज करना होगा। उसके बाद वो दरवाजा खोलते और कहते हैं कि रास्ता यहां से। और वो जैसे ही अंदर जाता है उसे एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी स्मेल आती है और वो सोचता है कि यार बाहर अभी भी सर्दी है तो अंदर का टेम्परेचर अभी भी और कम कैसे हो सकता है। और फिर वो सोचता है कि शायद ये उससे ज्यादा बड़ी केव है जितना मैंने सोचा था। और बाहर उसे मास्टर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि यही 5th टेस्ट की सील्ड डीमन केव है, यहाँ पर तुम्हें अंधेरे में बहुत सारे ट्रैप से बचना होगा, वो भी सिर्फ अपने सेंसेस को यूज करके। एक बार जब ये बंद हो जाएगा तुम्हारे पास 2 घंटे होंगे इस पूरी केव को क्लियर करके दूसरे रास्ते पर आने के लिए। जैसे ही इसे हम बंद करेंगे ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। और लियो को समझ में आता है कि बाहर जो भी मैकेनिज्म है उससे सारे के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट होंगे। और वो कहते हैं कि अगर तुम 2 घंटे तक वहां पर आने में नाकामयाब रहते हो तो हम मान लेंगे कि ये टेस्ट। और लियो सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था। उसके बाद वो 5th टेस्ट शुरू होता है। उसके बाद वहां पर हवा चल रही होती है और एक पत्थर पर सील्ड डीमन केव लिखा होता है और कुछ तो वहां पर लाल आंखों के साथ वेट कर रहा होता है। अब क्या वो नहीं पता। अब लियो अंदर एंटर करता है और नैनो को नाइट विजन मोड एक्टिवेट करने के लिए कहता है और उससे वो सारी चीजों को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और सोचता है कि रास्ता काफी लंबा है और यहाँ पर एक अजीब सी ऑयल की स्मेल है। नहीं, ये खून की स्मेल है। फिर वो सोचता है यार यहाँ पे बहुत सारी स्मेल एक साथ मिक्स हो गई हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये स्मेल है किस चीज की। फिर लियो थोड़ी और देर आगे जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये टनल है, यहाँ से वो ट्रैप मैकेनिज्म शुरू हो रहा होगा। अब जब वो ट्रैप्स को क्लियरली देख पा रहा था तो सोचता है कि मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन लियो जैसे ही
ही पहला कदम रखता है वहां से बहुत सारे एरोज आते हैं और अपने ब्लेड से सारे एरोज को तोड़ देता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर जमीन पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिस पर पैर रखने से ये ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं। वो देखने के लिए एक और ट्रैप पर पैर रख देता है जिससे ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आता है, लेकिन लियो उसे भी अवॉइड कर लेता है। फिर वो देखता है कि ट्रैप्स कहां पर है, वो बचते बचाते वहां से आता है और 30 मिनट बाद वो एक रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर 2 या 3 रास्ते होते हैं। उसके बाद वो हर एक टनल की तरफ देखता है और सोचता है कि बिना फ्लो ऑफ विंड को नोटिस किए कोई भी यहाँ पर आसानी से गुम हो सकता है या फिर भटक सकता है। लेकिन फिर लियो को याद आता है कि एक बार जब मैं उस गुफा में गया था तो वहां पर मैंने कुछ किया था। वहां पर वो उस पिलर के सामने झुककर अपने एंसेस्टर को कह रहा था कि मेरी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बोलता है और वो एक बहुत ही लाउड शेक होता है और उस पिलर के ऊपर से एक और पिलर निकलता है जो कि ऊपर जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन की शेप में जो भी सारी बॉल्स थी वो नीचे आकर गिर जाती हैं। अब लियो हैरान हो जाते कि ये क्या है। वो देखता है कि उस पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स लिखे हुए थे लेकिन उस पर एक पैटर्न भी बना हुआ था। अब लियो उसे सीक्वेंस में लगाता है और नैनो कह देता है कि उसे स्टोर करके रख लो, ये कभी ना कभी काम जरूर आएगा। और उसके बाद उन बॉल्स को तोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि इसका ज्यादा कुछ काम होगा नहीं। अब वो नैनो कहता है कि उस मैप को निकालो और वो एग्जैक्टली यही मैप था। एक मैप वो है जो स्टार्टिंग लाइन से एंडिंग लाइन तक जाता है, एक और रास्ता है जहां पर एक अलग डेस्टिनेशन है। और लियो सोचते कि यार ये क्या हो सकता है जो यहाँ पर एक और मैप है, ये मेरे एंसेस्टर ने कुछ ऐसे ही करके तो नहीं छोड़ा होगा, इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। और उसके बाद वो उस रास्ते पर जाने लग जाता है जहां पर वो मैप में दूसरा रास्ता जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और मून गाय की एक बात भी याद आती है कि उस केव में एक बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही थी। सब लोग कहते कि हाँ मुझे भी वो आवाज आई थी, लेकिन न जाने वो आवाज किस चीज की थी। लियो जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे जाता वो कहते कि ये साउंड कुछ ज्यादा ही क्लियर है, ये इमेजिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैं कितना भी अपने सेंसेस को यूज करूं, की को यूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आवाज आ कहां से रही है। लेकिन फिर वो नाइट विजन में देखता है कि रास्ता सच में बहुत ज्यादा अजीब है। अगर ये एक रास्ता डेड एंड पर जाता है तो यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स क्यों हैं। और उसके बाद वो एक दीवार पर पहुंच जाता और सोचता है कि वो ट्रेजर मैप यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन जब अपने सामने देखता है तो वहां पर सील लिखा हुआ था। और वो सोचता है कि ये हैंडराइटिंग बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि हेवनली डिमोनिक फाउंडर ने मोनोलिथ स्टोन पर लिखा हुआ था। और उसके बाद भी वहां से वो आवाज आती रहती है और वो सोचता है कि यहाँ पर कोई डीमन कैद है क्या, तो इस स्टोन पर ही क्यों लिखा हुआ, ये आवाज कहां से आ रही है। लियो को फिर से वही आवाज आने लग जाती है और इस बार वो आवाज और ज्यादा तेज होती है। वो सोचते हैं कि क्या इसके पीछे फाउंडर ने कुछ कैद किया था। लेकिन लियो को वहां से एक बहुत ही ऑमिनस डिमोनिक प्रेजेंस फील हो रही थी। और फिर लियो सोचने लग जाता है क्या यही रीजन है कि सील्ड डीमन केव कहा जाता है। क्या होगा अगर मैं इसे खोलूं और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जिसे मैं हैंडल ही ना कर पाऊं। लेकिन फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता और कहता कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो इसे यहाँ पर छोड़कर ही क्यों जाते। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अब मेरी क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ पर ले आई है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा। और अगर हेवनली डिमोनिक फाउंडर ने इसे यहाँ पर छोड़ा है और एक मैप बनाया था तो मतलब ये कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल तो नहीं हो सकता है। वो अपने ब्लेड में मैना इन्फ्यूज करता है और उस पर एक स्ट्राइक करता है। उसके बाद वो देखता है वहां पर वो पत्थर टूटता नहीं है, बस उस पर खरोंच आती है। और वो देखता है कि वो अंदर से मोनोलिथ जैसा ही था, लेकिन वो देखता है कि वो कट्स उतने डीप नहीं है जितने कि हेवनली डिमोनिक फाउंडर ने उस मोनोलिथ पर लगाए थे। लेकिन फिर वो देखता है कि इसकी हार्डनेस उससे ज्यादा है या कम है। नैनो से बताता है कि हार्डनेस का डिफरेंस नहीं है, उसके आउटर शेल पर जो चीज है वो डिफरेंट है। फिलियो अपनी फॉर्मेशन में खड़ा होता है, सोचता है कि वो टेक्निक जो मैं पहले यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुई थी, अब मैं वो ग्रैंड मास्टर प्राउस पर पहुंचने के बाद उसे यूज कर सकता हूं। और मैंने यही सोचा था कि मैं उसे तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं किसी एक्सट्रीमली डेंजरस ओपोनेंट के खिलाफ ना खड़ा हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पत्थर के अगेंस्ट में उस टेक्निक को यूज करूंगा। और अपनी पूरी पावर के साथ सारा का सारा मैंने उसमें इन्फ्यूज करता है और हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट के 4th फॉर्मेशन को यूज करता है, जहां पर सारी की सारी एनर्जी एक साथ एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट होती है और सीधा उस पर अटैक करता है। वो उस पर अटैक करता है, वहां पर हर जगह धुआं उड़ने लग जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। और उसके बाद उसे वही स्मेल आने लग जाती है, गंदी स्टेंच जो उससे एंट्रेंस पर आ रही थी, लेकिन इस बार वो और ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर लियो सोचता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। और इसी टाइम पर उसकी वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है, जो कि खास करके उसके ब्लैक स्मिथ ने उसके लिए ही बनाई थी। लियो ने पहली बार यूज की थी किसी एक्चुअल
स्पिरिचुअल चीज के लिए और ये पहली बार में ही टूट गई। मतलब ब्लैक स्मिथ सच कह रहा था कि इस टेक्निक के लिए नॉर्मल ब्लेड्स काम नहीं करेंगे। और तभी नैनो से वार्निंग देता है कि यहाँ पर एक इरेगुलर सर्ज ऑफ प्लाज्मा है, वहां पर एक अजीब सी एनर्जी बाहर आ रही है और एटमॉस्फेयर यहाँ पर बदल रहा है और उस पत्थर से एक लाल आंख उसे दिखाई देती है और लियो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। वो लियो पर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है और लियो दूर जाकर गिरता है। और ये याद रखना कि लियो इस टाइम पर एक ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। अगर वो ग्रैंड मास्टर लेवल के इंसान के साथ ऐसा कर सकता है तो नॉर्मल लोग तो यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और लियो सोचता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ, आखिरकार ये है क्या। और वहां पर एक अजीब सा ड्रैगन स्नेक बाहर आता जो कि पूरा काले रंग का था, उसकी आंखें लाल थी और उसके आसपास लाल लिक्विड था जो कि तुम गेस कर सकते हो कि वो क्या होगा। और ये और कुछ नहीं बल्कि एक इमूगी होता है, एक सांप से ऊपर की चीज होती है और जो बहुत जल्दी मैना को एब्जॉर्ब करके एक ड्रैगन बन सकता है, मतलब एक सूडो ड्रैगन होता है। और लियो के मन में चल रहा होता है कि इमोगीज नॉर्मली व्हाइट या फिर ब्लू होते हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैक कैसे हो गया है। और तो मैंने जहां तक सुना था वो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं जो कि लेक्स में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वायलेंट मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा है। वो लियो पर अटैक करता है, लियो यहाँ वहां जंप करता है लेकिन उसके पीछे आता रहता है। लियो जंप करके ऊपर छत पर चला जाता है और सोचता है कि इस रेट पर तो ये पूरी पूरी केव कोलैप्स कर जाएगी। फिर उसके बाद उस स्टोन को देखता है कि वो पूरा पूरा सैफायर का बना हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले मैं सांप को दोबारा से अंदर लेकर जाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा क्या करना है। वो बहुत वायलेंटली लियो के पीछे जाता है और जैसे उसकी पूंछ पूरी तरीके से बाहर आती है लियो उस स्टोन के अंदर कूद जाता है। वो सोचता है कि परफेक्टली काम कर गया, लेकिन जब वो अंदर आता है वो देखता है कि वो गंदा ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें से वही स्टेंच आ रही थी। और यहाँ पर वो स्टेंच इतनी ज्यादा थी कि लियो के सर में दर्द होने लग जाता है और वो सांप दोबारा से वही आवाज करते हुए अंदर आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। अब लियो अपने हाथ में अपना मैना ब्लेड बनाता है और सोच रहा था कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा, ना स्टिकी लिक्विड की वजह से मैं अपनी टेक्निक ढंग से यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करते हैं लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आती है और वो भी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट यूज करने के बाद उस पर एक स्क्रैच नहीं था। लियो को ऐसा लग रहा था कि वो एक दीवार से जाकर टकरा गया है और वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। फिर वो सोचता है कि इसकी बॉडी सैफायर से भी ज्यादा थिक है। फिर वो देखता है कि जिस पानी में वो है वहां पर कोई भी रिपल्स नहीं आ रहे हैं। अब नॉर्मली तुम अगर पानी में खड़े होते तो वहां पर कुछ वेव्स बनती हैं, पानी हिलता है, लेकिन उसके नीचे वो पानी नहीं हिल रहा था। और फिर लियो सोचते हैं कि हाँ, जब ये यहाँ पर अंदर आया था इतने बड़े क्रीचर के यहाँ पर आने के बाद पानी का लेवल ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और वो नैनो को ऑगमेंटेड रियलिटी एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब वो करता है, वहां पर देखता है और नैनो से ऑगमेंटेड रियलिटी से ये बताता है कि यहाँ पर एक इरेगुलर डार्क प्लाज्मा एनर्जी सेंस हो रही है जो कि इस पूरे पूरे कॉरिडोर में है। और लियो पूछता है कि प्लाज्मा एनर्जी क्या होती है और वो बताता है कि एक फिनोमेना होता है जिससे एनर्जी इतनी ज्यादा अननेचुरली हाई डेंस हो जाती है कि वो एक फिजिकल फॉर्म में आ जाती है। और ये सारा का सारा ब्लैक लिक्विड वही इसकी एनर्जी है जो कि फिजिकल फॉर्म में आ गई है। और तब लियो को समझ में आता है कि जो भी यहाँ पर ये लिक्विड है ये इसी की एनर्जी का फिजिकल फॉर्म है। और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आता है। लियो जंप करता है लेकिन उस लिक्विड की वजह से उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है और अब जो उसका अटैक लैंड नहीं हो पा रहा था तब लियो समझता है कि ये इसकी एनर्जी है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी मुझे कुछ तो सुनाई दिया था। और फिर नैनो उसे बताता है कि उसके सर पर 24 मेटालिक पीसेस हैं। लेकिन लियो को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि उसकी बॉडी पर जो 24 मेटालिक पीसेस थे वो बिल्कुल उसी फॉर्मेशन में उसी लोकेशन पर थे जैसे कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब लियो कहता है कि मैंने इस टेक्निक को न जाने हजारों बार प्रैक्टिस किया है, मैं इस बारे में गलत नहीं हो सकता हूँ, इसका हेवनली डिमोन स्वॉर्ड गॉड आर्ट से कुछ तो लेना देना है। और अब लियो अपने हाथ में दोबारा से मैना ब्लेड बनाता है और पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करने के लिए जाता है। और इस बार वो एग्जैक्ट उन 24 फॉर्मेशन को वहीं पर अटैक करता है जहां पर वो पॉइंट्स होते हैं और सरप्राइजिंगली वो चीज काम कर जाती है। और उसके बाद वहां पर सब कुछ हट जाता है, बस वो 24 मेटल पीसेस बचते हैं और अचानक से वो किसी चीज में बदलने लग जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक ब्लेड में, एक स्वॉर्ड में जिस पर लिखा हुआ था हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड। और जैसी वो लियो के पास आती है उसके हाथ में एक ब्लैक एनर्जी सर्ज होने लग जाती है जो कि उसे पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेती है। और लियो को महसूस होता है कि ये डार्क है लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ना मैं कुछ सुन सकता हूँ ना मुझे कोई आवाज आ रही है, जैसे मेरी सेंसेस कंप्लीटली गायब हो चुकी हैं। लेकिन मुझे डर भी नहीं लग रहा है और उसे ये चीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन अचानक से लियो अपने आप को जगाता कहता नहीं, यही उसका जाल है
लियो होश में आता है और उसे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट डार्कनेस में गायब हो गया था, अगर मैं अपने आप को ना जगाया तो हमेशा के लिए वहीं पर खो जाता। वो नैनो को आवाज लगाता लेकिन नैनो उसे आंसर नहीं कर पाता। उसके सामने एक व्हाइट ड्रैगन आता है, वही इमूगी आता है और वो बहुत वायलेंटली रोर करता है और वो व्हाइट से ग्रीन कलर में बदल रहा था और उसके जो हॉर्न्स थे वो और ज्यादा बड़े हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक ड्रैगन में बदल रहा है। अब लियो तो वहां पर हैरान होता है लेकिन तभी वहां पर ब्लैक और रेड रोब में एक इंसान आता है और उसके उस सींग को काट देता है जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। अब लियो को ये नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ड्रैगन कौन है, ये आदमी कौन है, और वो देखता है कि उसका एक हॉर्न कट के नीचे गिर जाता है। वो दर्द में चिल्लाता है, यहाँ वहां घूमता है और उस इमूगी के जो व्हाइट स्केल्स थे वो ब्लैक स्केल्स में बदल रहे थे। उसके बाद जो आदमी वहां पर था वो स्वॉर्ड से उसे चैलेंज करता है। अब वो इमोगी उस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन वो हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट से उसका सारा अलग कर देते हैं और लियो ये पहचान लेता है कि ये कौन सी टेक्निक है। लेकिन लियो को ये भी रियलाइज होता है कि जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूं वो इसके मुकाबले कुछ नहीं है, मतलब लियो को बहुत कुछ इंप्रूव करना है। उसके बाद वो ब्लेड लेते हैं और उस इमोगी के अंदर गाड़ देते हैं जिससे वो पूरी पूरी ब्लेड उस इमोगी की शेप ले लेती है और वो आदमी कहता है कि इसे काफी टाइम लगेगा ये सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब वो ब्लेड उस इमोगी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब तब करेगा जब उसे बहुत लंबा टाइम मिलेगा। और वो आदमी सोचता है कि वेल ये मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। और उसके बाद वो लियो की तरफ देखता है और तभी लियो की आंखें खुलती और वो उस रेड लिक्विड से बाहर निकलता, उसे सांस नहीं आ रही होती है, वो खांसने लग जाता है। नैनो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और लियो सोचता है कि यार मैंने गलती से इस ब्लैक लिक्विड को शायद पी लिया है, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वो नैनो से पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था, और नैनो कहता है कि तुमने कॉन्शियसनेस लूज नहीं की थी, बस तुम उस ब्लैक पानी में गिरे और उठ गए। लेकिन लियो बताता है कि मैं वहां पर बहुत लंबे टाइम तक था, मुझे लगा था कि मैं एक ट्रांस स्टेट में चला गया हूं। फिर वो नैनो से पूछता है कि इस केव में एंटर किए हुए मुझे कितना टाइम हो गया है, और वो कहता है कि 1 घंटा हो गया है। और फिर लियो चैन की सांस ले पाता है कि चलो मैं लेट नहीं हुआ हूं, मैं सच में बस 1 ही सेकंड के लिए नीचे गिरा था। और लियो नैनो से पूछता है क्या वो बस 1 सेकंड के लिए गिरा था और कुछ तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन नैनो बताता है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में प्लाज्मा एनर्जी एकदम स्पाइक हुई थी और बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट्स के लिए तुम्हारे नर्व सेल्स 100% स्टिमुलेटेड थे, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा था। और उसके बाद तुमने बहुत सारी डार्क प्लाज्मा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया जो कि अब तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी की के साथ, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी के साथ एक हो चुकी है। लियो अपने हाथ की तरफ देखता और सोचता है कि नो वंडर मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर वो सिनिस्टर डिमोनिक एनर्जी आ चुकी है, लेकिन मेरी की चेंज कैसे हुई? क्या इस ब्लैक स्वॉर्ड की वजह से या ब्लैक लिक्विड की वजह से है? और हाँ, वो ब्लैक स्वॉर्ड कहाँ गई जो मैंने ग्रैब की थी? और अचानक से उसके हाथ में जो मेटल पीसीज होते हैं वो देखता है कि यार ये क्या है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सील्ड डिमोनिक केव की एग्जिट पर, जहां पर सारे इंस्ट्रक्टर सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यार ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, क्या वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा? और जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो सोचता है कि यार ये एक ऐसी केव है जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक डीमन कैद है, और जब से डिमोनिक अकेडमी की फाउंडेशन हुई थी तब से 5th टेस्ट यहीं पर लिया जाता है। लेकिन मैंने जहां तक सुना है पहली एक जगह होती थी जहां पर सिर्फ वही लोग जा पाते थे जो कि क्वालिफाइड होते थे। और क्या ऐसा हो सकता है कि लियो वहां पर हार गया होगा? अब लियो को 1 घंटे का टाइम क्यों लग रहा है? और हाँ, अगर तुम्हें भी जानना रहता है कि सीरीज आने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, मैं क्या करता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर इस थंबनेल के साथ एक वीडियो आएगी जो तुम जरूर देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे होती है, इतना टाइम क्यों लगता है, और जो भी पुरानी सीरीज हैं जिस बारे में तुम्हारी कंप्लेन है कि वो उसके नए एपिसोड नहीं आ रहे, उन सब के बारे में मैं वहां पर डिस्कस जरूर करूंगा और डिटेल में करूंगा। उसके अलावा भी तुम्हारे बहुत सारे सवाल थे, उन सब के भी जवाब मैं उस पर दूंगा। तो मेक श्योर करना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक है, उसे जाओ और उसे सब्सक्राइब करो।